डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। न्यू 2020 एडिशन के 3 साल के पेपर के एनालिसिस को लेकर के मैं आज आया हूं। आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन जो होने वाली है डीयू में भी, अदर यूनिवर्सिटीज में भी, आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। इसमें हम एनालाइज करेंगे सिलेबस को, उसके कुछ पॉइंट्स को भी। ये केवल मेयर क्वेश्चन का नहीं है, मैं अपनी कुछ कुछ थॉट्स भी दूंगा, कुछ टिप्स दूंगा, कुछ एक्सप्लेन करेंगे कैसे। और जो 2 पेपर हो चुके हैं, एक सेमेस्टर 5 के, सेमेस्टर 3 के, उसके जो लेसन्स हैं, केवल अब 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई नोट्स नहीं आ रहा है, कई टॉपिक छोड़ दे रहे हैं, कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन है। इन सब को के लिए क्या स्ट्रैटेजी हमें बदलने की जरूरत है, जिससे कि आप 2 पेपर और अच्छा लिख सकें। और थोड़ी बहुत मेरी गेस, अगेन उसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम करेंगे, एनालाइज करेंगे किस टॉपिक से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो लेट अस बिगिन दिस exciting discussion, entirely focused on examination, public administration 3 years paper analysis 2019, 2018 and 2017. Let us begin. आइए सबसे पहले जो सिलेबस है उस पे गौर करते हैं। और क्यों गौर करने की जरूरत है, जबकि आप पूरे 6 महीने से इस सिलेबस को देख रहे हैं? क्योंकि इसके जो की वर्ड्स हैं वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैसे, हम लोग देखेंगे। पहले तो सिलेबस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 6 मेजर थीम है। और आपको पता है कि अब 6 ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओपन बुक में, तो सबसे एक पूछना चाहिए। लेकिन हम लोग देखेंगे कि ऐसा शायद नहीं होगा, कुछ इसमें से थीम छोड़ दिए जाएंगे और कुछ से 2 क्वेश्चन पूछेंगे। जो पहला थीम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। इसमें आपको मायने क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, इसके डायमेंशंस, अब यहाँ पे डायमेंशन जो वर्ड है वो आपको पूछा जाएगा, लेकिन इसका मायने क्या होता है? इसका मायने स्कोप होता है, मतलब उसके कितने एस्पेक्ट हैं, क्या क्या रोल वो निभाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समाज में, पब्लिक पॉलिसी बनाने से लेके फॉरेन अफेयर तक तय करने से, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इंडिया को कैसे प्रेजेंट करना है उससे लेकर के, कैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे बढ़ावा देना है उसको लेकर के, कैसे इंडस्ट्री और जो एग्रीकल्चर डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें एक तरह का सब में सामंजस्य बिठाना, और फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डे टू डे अफेयर गवर्नमेंट का वो करना तो है ही, पॉलिसी मेकिंग। तो इतने सारे डायमेंशंस अभी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हो गए हैं, जिसको आप स्कोप कह सकते हैं, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। और उसी से रिलेटेड है सिग्निफिकेंस, जब इतनी जगह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे दैनिक जीवन को अफेक्ट करता है, कंट्री के पॉलिसी को अफेक्ट करता है, कैसे वो इंप्लीमेंट होती है उसको अफेक्ट करता है, हमारी जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको अफेक्ट करता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सुप्रीम है, बहुत सिग्निफिकेंट है, डेमोक्रेसी में हो चाहे कहीं भी, क्योंकि ये स्टेट का एग्जीक्यूटिव आर्म होता है। तो उससे रिलेटेड, तो मीनिंग, डायमेंशंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का डिफरेंस है, कई जगह मैंने आपको वीडियो में बताया है, आपको गाइड में बताया है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहां पे समझिए इवोल्यूशन एज ए प्रैक्टिस नहीं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं वो कैसे इवॉल्व हुआ एक अलग कहानी है। आपको पूछा जाता है कि एज ए सब्जेक्ट ये कैसे इवॉल्व हुआ है 125 साल में, जो कि मैंने अपने एग्जामिनेशन गाइड से लेकर वीडियो तक में डिस्कस किया है, उस पे क्वेश्चन रहते हैं। और डायरेक्टली इसी पे रहेंगे, जो टॉपिक है उसी पे क्वेश्चन रहेंगे। देन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है क्लासिकल थ्योरी, दूसरा है नियो क्लासिकल थ्योरी, और तीसरा है कंटेम्प्रेरी थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में आपको 2 देखने हैं बेसिकली, टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट है, और मैक्स वेबर की आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी या रैशनल लीगल ऑथोरिटी बेस्ड ब्यूरोक्रेसी। ये तीनों एक ही बात है, ये देखना है। और थर्ड जो है वो गुलेक, ओरवैक और फायोल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें कि पोस्ट कॉर पूछा जाता है, वो नोट्स में आता था, अब शायद उसको ना पूछा जाए क्योंकि नोट्स है ही नहीं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट और आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी बच गए। नियो क्लासिकल थ्योरी में 2 ही पढ़ने हैं, इल्टन मायो का आपको ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है, और हर्बर्ट साइमन का रैशनल डिसीजन मेकिंग है। कंटेम्प्रेरी थ्योरी में फिर अगेन 2 पढ़ने हैं, फ्रेडरिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने इकोलॉजिकल अप्रोच दिया, जो हम डेवलपिंग कंट्री पे बहुत लागू होता है, उसी की स्टडी थी। और पीटर ड्रकर ने इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे कहा, लेकिन क्वेश्चन इसमें जो है उसके एमबीओ पे ही पूछे जाते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। वैसे ये यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे। पब्लिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें पब्लिक पॉलिसी होता क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी रिलीवेंस क्या। अब ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द रिलीवेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ऐसे आपको पूछा सकता है। रिलीवेंस का मतलब क्या होता है कि पब्लिक पॉलिसी की जरूरत आज क्या है, कितनी जरूरत है। तो आपको ये इतना सुपर रिलेवेंट है, पब्लिक पॉलिसीज एवरीथिंग। अभी आप देख रहे हैं कि फार्म पॉलिसी बनी,
और उस पर कितने पूरे देश में हंगामा हो रहा है। उसके पहले जीएसटी की पॉलिसी बनी, क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी। पॉलिसी इज द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स होता ही है पॉलिसी बनाने के लिए, तो वो कितना रिलेवेंट हो सकता है, हमारे लाइफ को कितना अफेक्ट करता है, लोगों के जीने मरने की पॉलिसी बन जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि कैसे शादी ब्याह की पॉलिसी बन रही है, लव जिहाद पे पॉलिसी बन रही है, और उससे कई कपल जो है इफेक्टेड होंगे। तो पॉलिसी जो होती है वो हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करती है, तो इसलिए ये रिलेवेंट है। उसके जो अप्रोचेज हैं, अप्रोचेज का अगेन आपको पूछा सकता है, अप्रोचेज पब्लिक पॉलिसी के क्या क्या अप्रोचेज हैं। आपने देखा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको अप्रोच पूछा गया, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच पूछा गया। अप्रोच क्या होता है, कैसे हम स्टडी करते हैं पब्लिक पॉलिसी, जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए हम क्या कॉन्सेप्चुअल मॉडल यूज करते हैं, वो अप्रोच हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कई मैंने बताया है, इलीट थ्योरी से लेके सिस्टम थ्योरी है, इंक्रीमेंटलिज्म है, रैशनल चॉइस थ्योरी, ये सब अप्रोचेज आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। वो उसको मॉडल भी कहते हैं, मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि कंसेप्चुअल मॉडल है। देन फिर फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन है। इसमें बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन पहले पोर्शन से ही रहेगा। इसमें सिंपली ये हो सकता है कि कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, कैसे पॉलिसी बनते हैं, क्या क्या फैक्टर पॉलिसी बनने में होते हैं, एंड कैसे उसका इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन शायद आपको ज्यादा ना पूछा जाए, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में। फाइनल जो टॉपिक है वो है मेजर अप्रोचेज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए आता है, एनपीएम आता है, एनपीएस आता है, एंड गुड गवर्नेंस आता है, और फाइनली फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। आपको एनपीए एनपीएम के बीच का ऑलवेज डिफरेंस पूछा जाता रहा है, और गुड गवर्नेंस और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से फुल क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट, बहुत डिटेल में मैंने इसलिए आपको बताया है कि यहीं से सारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। यदि आप इसको बार बार देखें तो आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा। ओके, सो लेट अस मूव अहेड। अब आते हैं कि क्या लेसन आप लोगों ने लर्न किया है। दो ओपन बुक टेस्ट हो चुके हैं, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 5 में। सेमेस्टर 5 में क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी की, आप लोगों ने सेमेस्टर 3 में जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे दिया। क्या क्या चेंजेस आपने नोटिस किया। 8 के बदले केवल 6 क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन नोट होता था, नोट्स अब गायब हो चुके हैं। अब चूंकि 6 ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कुछ टॉपिक या थीम को जस्ट वो गायब कर देते हैं, पूछ ही नहीं रहे हैं। जैसे आपने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में देखा, नाइजीरिया है, चाइना है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं था। कई और टॉपिक्स को उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो उसी तरह से यहां भी होने वाला है। आ, आपने ये भी देखा होगा, कुछ क्वेश्चन जो है ट्विस्टेड है, ऑफ बीट है। ये मैं आपको बार बार कहता हूं, यहां प्लीज गौर कीजिए स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में क्वेश्चन ऑफ बीट होना बहुत साधारण सी बात है, ट्विस्ट होना बहुत साधारण सी बात है, क्योंकि कोई इसमें सही या गलत जवाब नहीं होता, और एग्जैक्ट जवाब भी कुछ भी नहीं होता है। आपको क्वेश्चन को समझना होगा, उसके इसेंस को, और लिखना वही होगा जो कि आप अदरवाइज लिखते सिंपल क्वेश्चन में। केवल उसका थोड़ा सा जो है वो पर्सपेक्टिव या कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, जो उसके लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। मतलब मेरे कहने का ये है कि ट्विस्टेड क्वेश्चन को 5 बार पढ़िए और उसको सीधा कर लीजिए। अपने दिमाग में उस क्वेश्चन के ट्विस्ट को हटा लीजिए, और फिर आपको वो क्वेश्चन सिंपल दिखने लगेगा और आप उसका जवाब दे पाएंगे। देन तीसरा जो लेसन आपको लर्न करना चाहिए, आपने किया भी होगा, कि जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक या थीम है उससे आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोनों ही पेपर जो आए, मैंने गौर किया, दो दो क्वेश्चन जो है इंट्रोडक्शन से थे। तो आपको इंट्रोडक्टरी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, उससे भी आपको 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। बाकी पूरे सिलेबस से 4 क्वेश्चन आएंगे। देन मैं बार बार कहता हूं, ये एक रिपीटेशन है, कि मेरे वीडियोस जो हैं उसको जरूर 5 से 6 बार देखिए। कई चीजें उसमें ऐसी हैं जो बिल्कुल हिडन है, आपको कहीं और शायद नहीं मिलेंगे, और वहां एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है, क्योंकि काफी रिसर्च किया था मैंने उसको बनाने के लिए। तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, कैसे भी ट्विस्टेड पूछे, यदि आपने उसके इसेंस को समझा है, मेरे वीडियो को आंख बंद करके सुना है, उस पर थोड़ा मनन किया है आपने, मतलब थोड़ा थॉट अपना दिया है, उससे आगे आपने सोचने की कोशिश की है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको ट्विस्टेड नहीं लगेगा। और मैंने आपको ये भी बार बार कहा है कि जो एग्जामिनेशन गाइड है, उसको भी जो है मैंने क्या किया है, बेसिकली जो मेरी जो वीडियोस हैं उसको कैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बदल सकते हैं एक अच्छे टेम्पलेट में, वो मैंने कोशिश की है। और उसमें काफी और भी जोड़ने की कोशिश की है, जैसे सैंपल पेपर हैं,
या कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसका जवाब किस तरह से देना है, कुछ नई बातें भी, तो उसको भी 6-7 बार देखिए और उसको सामने रखिए। जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं आप उसको बिल्कुल, वो पीडीएफ है, अपने लैपटॉप या मोबाइल पे सामने रखिए, उससे आप देख करके भी लिख सकते हैं। उसमें काफी, उसमें कंट्रोल ऐप से आप सर्च कर सकते हैं जो टॉपिक पूछी गई है, आप क्विकली वहां पे ब्राउज कर सकते हैं। देन एक्सटेंसिव स्ट्रेटजी अपनाइए। इसका मतलब क्या होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेटजी। एक एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन की स्ट्रेटजी होती है जिसमें आप सारे टॉपिक को पढ़ लेते हैं, भले ही बार बार ना पढ़ पाए। एक इंटेंसिव होती है कि भाई 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, हम 4 थीम को, क्योंकि 8 थीम है, हमको आठों से एक एक क्वेश्चन आएंगे, तो हम सब 4 टॉपिक को बहुत गौर से पढ़ लेते हैं 10 बार, और बाकी 4 को हम एक बार पढ़ के छोड़ देंगे। उसको इंटेंसिव बोलते हैं। चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन केवल 6 हैं, एक्सटेंसिव स्ट्रेटजी अपनाइए। आपको नहीं पता कि कौन से टॉपिक को वो छोड़ देंगे, तो आप बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं हो पाएंगे यदि आप सेलेक्टिव स्टडी करेंगे। आप सारे थीम को पढ़ जाइए, भले ही 3 बार पढ़िए 7 बार के बजाय, लेकिन पढ़ जाइए। वो आपको बचा लेगा 4 क्वेश्चन लिखने में। एंड जो मैंने फाइनली कहा कि जो ट्विस्टेड क्वेश्चन है उसको टैकल कीजिए, इंजॉय करके टैकल कीजिए, क्योंकि वो सबके लिए टफ होंगे, और उसमें आपका थोड़ा सब स्टैंडर्ड आंसर भी आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिला सकता है, क्योंकि आपके इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टूडेंट देखा जाएगा कौन कितना ट्विस्टेड क्वेश्चन का जवाब दे पाता है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने एक्चुअली में इसेंस समझा है टॉपिक का या नहीं, कि केवल उसको बार बार पढ़ लिया है। तो इसलिए उसको इसेंस समझने की कोशिश कीजिए। और मैंने आपको हमेशा सलाह दी है कि आप बिल्कुल जो है वो पीडीएफ नोट जो मेरी है और जो एग्जाम गाइड है उसको बिल्कुल डाउनलोड करें, अधिक से अधिक करें और पढ़िए उसको। मैंने उसके नॉमिनल रखा है सो दैट, और पीडीएफ तो मैंने बिल्कुल फ्री रखा है कि आप अधिक से अधिक लोग जो है उसको, लेकिन मुझे लगता है अभी भी बहुत बच्चे को पता ही नहीं है, आप लोगों को आइडिया नहीं है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप इसको डाउनलोड कीजिए, इट विल हेल्प यू नॉट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, लेकिन एग्जामिनेशन के बीच में भी आपको आंसर लिखने में, क्योंकि ओपन बुक है, तो सबसे अच्छी जो नोट अपने नोट के बाद आप रख सकते हैं वो गाइड है पॉल साइंस हेल्प की, उसका यूज कीजिए एग्जामिनेशन लिखने में भी। सो दीज आर द लेसन लर्न और मेरे कुछ टिप्स। अब आते हैं हम एक एक थीम पे। 6 थीम है आपको पता है। फर्स्ट थीम जो है वो इंट्रोडक्शन है, इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ा है क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन रहने की पूरी संभावना है। जैसा मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस है, तो इसलिए इससे 2 क्वेश्चन रह सकते हैं। इसमें है मीनिंग, नेचर, डायमेंशन, सिग्निफिकेंस पहला, फिर इवोल्यूशन बाद में लेंगे। 2019 में क्वेश्चन है डिस्कस मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ स्कोप को आप डायमेंशन भी समझ सकते हैं, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये मेरे गाइड में भी है, वीडियो में भी है, इसके मायने क्या हैं, और मैंने अभी आपको सिलेबस बताते समय बताया कि कितने ही एस्पेक्ट या कितने ही डायमेंशन है पॉलिसी बनाने से लेके पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना, इवेल्युएशन करना, कंट्री का फॉरेन पॉलिसी तय करना, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कंट्री को कैसे पेश करना है, ग्लोबल निगोसिएशन कैसे करना है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल है, यूनाइटेड नेशन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक में, वहां भी ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामने आती है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे आती है। और एक तरह समझिए कि अभी का जो दुनिया है उसमें रेगुलेशन करने में, मतलब प्राइवेट सेक्टर को आगे ला करके और अपने पीछे से जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोशिश करती है सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने का, तो रेगुलेशन भी एक बहुत बड़ा जो है एडमिनिस्ट्रेशन का रोल हो गया है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी शुरू से रहा है, लेकिन अभी प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सर्विस डिलीवरी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आगे लाती है और उसको भी जो है एक तरह से रेगुलेट करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो इसके अनेक डायमेंशंस हैं, ये आपको लिखना है स्कोप में, और कैसे वो बदल रहा है। कैसे शुरू में जो है जो स्कोप था या डायमेंशन था वो सिंपली क्या था, स्टेट का काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, डिफेंस करना और फॉरेन पॉलिसी बनाना, बस इतना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम था। अब वो कितना ज्यादा बदल चुका है, आप देख सकते हैं उसके कितने ही डायमेंशंस हो गए हैं। तो इस पे आपको क्वेश्चन रहने की संभावना है। 2018 में है डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कई डेफिनेशन मैंने दिए हैं, आप दे सकते हैं उसमें। डिस्कस ब्रीफली द इवोल्यूशन ऑफ डिसिप्लिन इन मॉडर्न टाइम, तो ये तो अगले भी में हम देखेंगे कैसे 125 साल में उसके डिफरेंट फेजेस रहे हैं। निकोलस हेनरी से मैंने लेकर के आपको वीडियो में बताया था, और भी जगह से, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने गाइड में उसको थोड़ा और एक्सपेंड भी किया है। तो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इवोल्यूशन एज ए सब्जेक्ट। एक चीज गौर कीजिएगा, अगेन मैं कह रहा हूं, एज ए सब्जेक्ट कैसे उसका, एज ए डिसिप्लिन कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है। जो प्रैक्टिस का जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक अलग ही
ट्रैक है, उस पर आप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। 2017 में क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अभी आपको यही समझाने की कोशिश की कि कैसे जो है एक सिंपल गवर्नमेंट के अफेयर को मैनेज करना या डे टू डे अफेयर जो स्टेट का है उसको मैनेज करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, इससे निकल करके कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बन गई, कैसे ग्लोबलाइज वर्ल्ड में ये फॉरेन पॉलिसी बनाने से लेके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिया या किसी कंट्री की जो स्ट्रैटेजी होती है उसको बनाने में, फॉर्मुलेट करने में, कैसे डिफेंस को या सिक्योरिटी जो स्ट्रैटेजी होती है उसको, क्लाइमेट चेंज की स्ट्रैटेजी हो, चाहे ट्रेड की स्ट्रैटेजी हो, चाहे डोमेस्टिक मैटर में डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी हो, चाहे पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है मिल करके हो, या कोलैबोरेटिव गवर्नेंस हो, इन सब को, या गुड गवर्नेंस को हम बोलते हैं, उसको लेके कैसे इसका जो है रोल बढ़ते चला गया और पॉलिसी मेकिंग में कितना ज्यादा रोल बढ़ गया। अब केवल ये पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं करती बल्कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को हेल्प करती है। सो इसका डायमेंशन, इसके टेंटिकल्स जो है वो ह्यूजली बढ़ गए हैं उस जमाने से जबकि वेबर ने कल्पना की थी आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की। और ग्लोबलाइजेशन के एज में तो आप समझिए कि अभी आपके ब्यूरो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ब्यूरोक्रेट जो है वो गूगल, ट्विटर, फेसबुक, इससे इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है कि उसकी पॉलिसी कैसे इंडिया के लिए अफेक्ट कर रही है एंड ऑल। तो आप समझ सकते हैं इसके डायमेंशंस कितने बढ़ गए हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए हैं इसके डायमेंशन या स्कोप में, और इसकी सिग्निफिकेंस भी उसी से जुड़ी हुई है। अब यदि गेस करें, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है, आप देख रहे हैं किस टाइप से क्वेश्चन वो ट्विस्ट करते हैं, तो मेरा मानना है कि शायद इस बार डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड डायमेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द ग्लोबलाइज्ड एरा। ये पूछा जा सकता है कि आज के समय में इसकी क्या महत्ता है और इसके कितने जो हैं वो एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस हैं, इसका स्कोप क्या है, जो मैं आपको बार बार अभी भी बता रहा हूं और मैंने अपने गाइड और यूट्यूब वीडियो में बताया। सो ये मेरा गेस है कि शायद इससे फुल क्वेश्चन पूछा जाए। यदि हम दूसरा इसका इंट्रोडक्शन का ही दूसरा पार्ट ले जिसमें कि इवोल्यूशन आता है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। 2019 में तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, 2018 में था, ब्रीफली डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन इन मॉडर्न टाइम्स। देन 2000 नोट को मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि नोट तो पूछते नहीं है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट डाइकोटमी पे पूछा गया है। 2017 में है, ट्रेस द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। वही है कि प्राइवेट पब्लिक का जो डाइकोटमी है वो कैसे बदलाव हो रहा है। ये मैंने बहुत डिटेल में एग्जामिनेशन गाइड में इस क्वेश्चन को एक पूरा पूरा आंसर के फॉर्म में डिस्कस किया है। एंड देन ये क्वेश्चन जो 2017 में है ये अब शायद पूछा नहीं जाएगा कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस जो 1, 2, 3 हुई थी उसको थोड़ा डिटेल में बताते हुए बताइए कि कैसे ये इवॉल्व हुआ है। ये जो लिखा है ना, डिस्कस द चेंजिंग पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब ये होता है कि बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस किस तरह से बदल गई हैं पिछले करीब 30-40 सालों में, उसको आप हाईलाइट कीजिए इन द लाइट ऑफ मैनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1, 2, 3। पहला 1968 में हुआ, फिर जो है वो 1988 में हुआ, 1988 में, और फिर 2008 में हुआ। पहले बार में एनपीए आया, दूसरी बार में एनपीएम आया, थर्ड टाइम में जो है गुड गवर्नेंस की कॉन्सेप्ट आने लगी। तो इस तरह से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रैक्टिस भी जो है म्यूनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से चेंज हुई और उसका जो नेचर है वो भी बदलता चला गया, और वो उसी तरह से बदला जैसे जैसे दुनिया बदली। ये क्वेश्चन है। मेरे अनुसार से इसमें शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एकेडमिक डिसिप्लिन हाईलाइटिंग द पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक प्राइवेट डाइकोटमी। दो डाइकोटमी से जूझना पड़ा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट को। एक है पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन, की पॉलिसी बनाना जो है वो पॉलिटिक्स का काम है, मतलब पॉलिटिकल मास्टर्स बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन विल बी लिमिटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जो कि वुड्रो विल्सन ने दिया और उससे जूझते रहे हम लोग, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और सेकंड है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकदम डिस्टिंक्ट है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से। ये दोनों डायकोटमी अभी ग्लोबलाइज वर्ल्ड में एक तरह से डाइल्यूट हो रही है, खत्म हो रही है, दोनों की ही मान्यता कम से कम हो गई है। अभी पीपीपी का जमाना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें कि कोई अंतर नहीं रह गया प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बहुत सारे दोनों एनपीएम जो है दोनों को बहुत करीब ले आया है। और जो पब्लिक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी है वो भी जो है बहुत ज्यादा बदल चुका है। उसमें भी पहले जो विड्रो विल्सन के टाइम में जो था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केवल पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगी और पॉलिटिक्स जो है वो बनाएगी, उससे हम लोग आगे निकल चुके हैं।
So this is about the first topic. अब यदि हम थर्ड यदि हम लें, इनफैक्ट इंट्रोडक्शन में मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया इसलिए मैं थर्ड बोल रहा हूं, वैसे ये दूसरी टॉपिक है। अब हम लोग थ्योरी पे आते हैं। थ्योरी में मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट हैं, एक है क्लासिकल थ्योरी, दूसरा है नियो क्लासिकल थ्योरी और तीसरा है कंटेम्प्रेरी थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में आपको 2 थीम है, टेलर और वेबर। गुलिक एंड उर्विक से आपको नोट्स पूछे जाते थे जो शायद इस बार ना पूछे जाएं। तो 2019 में क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो सिंपल है कि वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है उसके बारे में पूछ रहे हैं। सेकंड है, एनालाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। एकदम मुंडेन क्वेश्चन है ये भी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो टेलर का है उसके बारे में है। नोट्स को छोड़ दीजिए, पोस्ट कॉर्ड पे था। 2018 में है नोट्स ऑन वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। 2017 में है क्रिटिकली डिस्कस मैक्स वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। इसको देख के आपको क्या लगता है कि मैक्स वेबर को थोड़ी ज्यादा इन्होंने प्रेफरेंस दिया है टेलर के ऊपर में। यहां पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि वेबर के बारे में यदि आपको पूछा जाए कि उसका लीगल रैशनल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या था, यदि ये लैंग्वेज आए, या आए कि उसका आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी क्या थी, या ये लैंग्वेज आए कि उसकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या थी, सब बराबर है, सब सेम है। आपको एक ही बात लिखनी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। उसमें क्या डिफरेंस है वो आप जानते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन बेसिकली एक ही बात है। मेरे अनुसार से इस बार भी, क्योंकि ये वेबर को ज्यादा वैल्यू देते आए हैं, इस बार भी शायद वेबर्स कॉन्सेप्शन ऑफ आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे लेकिन आप एकदम तैयार रहिए कि टेलर की भी जो है क्रिटिकली एनालाइज द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल और थ्योरी ऑफ टेलर भी उतना ही प्रोबेबल है जितना कि वेबर का आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी आने की संभावना है। दोनों एकदम बिल्कुल बराबर है, लेकिन मुझे लगता है शायद थोड़ी सी ज्यादा चांस वेबर की है। क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए मैं बता रहा हूं। अब आइए नियो क्लासिकल थ्योरी, जहां मायो और साइमन को पढ़नी। मायो का आपको पता है हॉथरोनियन एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था। हॉथरॉन प्लांट जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी की थी, जो एटीएनटी टेलीफोन कंपनी का एक यूनिट था, सब्सिडरी थी। उसके बेसिस पे मायो ने ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दिया था 1920s में, जो उसने तहलका मचा दिया था, क्योंकि उस समय में साइंटिफिक मैनेजमेंट का दौर था। आदमी को मशीन माना जाता था, कॉग इन द व्हील। उन्होंने कहा नहीं, आदमी जो है एकदम अपने समाज से बंधा हुआ इम्बेडेड जो है सोशल एनिमल है, वो ऐसा नहीं है। और वो उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी का एक एक्सटेंशन है, उसके घर का एक्सटेंशन है। इसलिए उसको आदमी के रूप में समझिए। उसके मन के अंदर जो उथल पुथल चल रही है, उसी से उसका जो परफॉर्मेंस अफेक्टेड होता है, ना कि आपके इकोनॉमिक इंसेंटिव केवल देने या लाइट और हीट और इन्वायरमेंट को केवल कंट्रोल करने से और पैसे बढ़ा देने से केवल नहीं होता है। ये बहुत बड़ी एक उस समय में एक रिवॉल्यूशन था, ह्यूमन रिवॉल्यूशन, ह्यूमन अप्रोच या ह्यूमन ह्यूमन रिलेशन रिवॉल्यूशन कह लीजिए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। साइमन ने भी एक तरह का रिवॉल्यूशन किया था। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ भी नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग सेंटर है जो हियरार्की के लिए ऑर्गेनाइज होती है। तो डिसीजन अप्रोच से ऑर्गेनाइजेशन को कैसे देखा जाता है वो साइमन ने सिखाया, और उन्होंने रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी भी दिया, जो कि इकोनॉमिक्स में भी यूज होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी, और कई मैनेजमेंट में भी यूज होती है। 2019 में क्वेश्चन है, एग्जामिन हर्बर्ट साइमंस रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैंने अपने गाइड में भी और अपने वीडियो में भी इसको डिटेल में जिक्र किया है। 2018 में है, एनालाइज हाउ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंप्रूवमेंट ओवर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये एकदम रन ऑफ द मिल क्वेश्चन है। ये आपको सीधा पूछने के बजाय आपको कंपेयर करने कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वर्सेज ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, और ये आपको इस पे इंफेसिस देने कहते हैं कि ये एक तरह का इंप्रूवमेंट था हमारी सोच में, अप्रोच में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के या एडमिनिस्ट्रेशन के, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से थोड़ा सा आगे निकलता है। ये कहने की बात है, ये मैंने डिटेल में गाइड में डिस्कस किया है। 2017 में ब्रीफली एग्जामिन हर्बर्ट साइमन डिसीजन मेकिंग थ्योरी। अगेन वो रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहां मेरा गेस क्या है, क्रिटिकली एनालाइज एल्टन मायोस ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, हाईलाइटिंग द लिमिटेशंस ऑफ द हॉथरोनियन एक्सपेरिमेंट। क्यों मैं ये पूछ जोड़ रहा हूं लिमिटेशन की? ऐसा हो सकता है ऐसा क्वेश्चन ना आए, लेकिन यदि आपको इवन यदि क्रिटिकली एनालाइज एल्टन मायोस ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आएगा, तो आपको एक्चुअली करना यही पड़ेगा जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इससे एक बार फिर से आप देख लीजिए कि क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी रहे, लिखना आपको वही है जो आपको लिखना है। इस चीज को समझिए जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। आंसर विल बी सेम, क्वेश्चन कैसा भी ट्विस्टेड हो, क्योंकि जब आप उसको सीधा करेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा। तो लिमिटेशन इसलिए हॉथरनियन एक्सपेरिमेंट का आपको बताना है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट फेल्ड एक्सपेरिमेंट था। लेकिन इल्टन मायो ने अपने थॉट से, जो उनका ऑलरेडी एक अपना एक डिडक्टिव, मतलब ऊपर से वो एक हाइपोथेसिस लेके आए थे कि ह्यूमन रिलेशन अफेक्ट करता है, आदमी एक सोशल इम्बेडेड जो है वो इंटिटी की तरह बिहेव करता है, उससे उन्होंने उस फेल्ड एक्सपेरिमेंट को एक ऐसा ट्विस्ट दिया
कि वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी में कन्वर्ट हो गई। तो इसको आपको हाईलाइट करना है। ये मैंने अपने गाइड में भी और वीडियो में भी बताने की कोशिश की है। गाइड में कुछ डिटेल में ही इस क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो ये मेरी गेस है कि शायद इस बार जो है वो साइमन को ना पूछ करके आपको मायो पूछें, लेकिन आपको साइमन के लिए भी उतना ही तैयार रहना है, क्योंकि यू नेवर नो, फिर से साइमन पूछ देंगे, मायो नहीं पूछेंगे। अब आप आइए कंटेम्प्रेरी थ्योरीज में, जिसमें कि रिग्स है, ड्रकर है। रिग्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रकर के तुलना में। रिग्स आप जानते हैं इकोलॉजिकल थ्योरी उन्होंने दिया था। उन्होंने डेवलपिंग कंट्री को प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहा था, और उन्होंने बेसिकली डेवलपिंग कंट्री में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एक्ट करता है और कैसे वो वहां का जो ट्रेडिशनल समाज है, जो उसकी हजारों साल की परंपरा है, उससे कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्टेड होता है, और किस तरह से जो कानून में लिखी बातें होती है, जो कि मॉडर्न वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी से ली गई है, लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, उससे वो लिखी की लिखी रह जाती है कानून किताबों में। एडमिनिस्ट्रेशन जो है एकदम बिल्कुल अलग तरह से काम करता है, जैसे वो हजारों साल से करता आया है मुगल काल के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह। ये बेसिकली उनका कहना है। तो उसी में उन्होंने जो है सारी अपनी थ्योरी दी है। तो उसमें 2019 में क्वेश्चन है, रिग्स इकोलॉजिकल अप्रोच हैज मेड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इलॉबरेट। क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक जो सही बात थी उसको उन्होंने खोल के रख दिया अपने रिसर्च से, जो हम लोग इंडिया में भी देखते हैं कि जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते हो, बोलते हैं अरे भाई कानून छोड़ो, मैं जानता हूं मुझे कैसे इसको डील करना है। तो कानून अपनी जगह है, और डील करने का तरीका जो है आप जानते हैं कि कैसे अलग हो जाता है, जिसको उन्होंने फॉर्मलाइजेशन बोला, जिसको उन्होंने रिचुअलिज्म बोला। कानून जो है रिचुअल की तरह यूज होता है, आपका चेहरा जैसा है उस बेसिस पे कानून लगती है। तो उसको उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की, और बहुत सारा चीज, जैसे कि जैसे आपने देखा हेट्रोजेनिटी एंड ओवरलैपिंग एंड ऑल। इसके अलावा पीटर ड्रकर की मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पता नहीं ये क्यों पूछते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। एमबीओ उन्होंने अपने सिलेबस में लिखा नहीं है। सिलेबस में उन्होंने इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप लिखा है। पूछते हैं एमबीओ पे, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपको इसके लिए तैयार करना था, इसलिए मैंने गाइड में पूरा इस पे फुल आंसर लिख दिया है, आप उसको पढ़ लीजिए। इससे अधिक मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा। 2018 में है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेड रिग्स इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैंने आपको बता दिया, एक ही रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे वो 2019 का क्वेश्चन लीजिए, 2018 का, और 2017 पे केवल नोट था, वो नोट अब पूछी नहीं जाती है। अब यहाँ गेस यदि हम करें तो मुझे लगता है कि फिर से एक बार पूछ सकते हैं, वो एनालाइज रिग्स इकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डेवलपिंग कंट्री। ये एक तरह का रिपीटेड क्वेश्चन होगा, ये पूछा जा सकता है। अब आइए पब्लिक पॉलिसी पे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसमें 2019 में यदि आप देखें, ब्रीफली डिस्कस वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करने के टाइम में बताया था, मॉडल का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल, जिसको कि आप अप्रोचेज भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं अपने वीडियोस में, जिसमें कि है सिस्टम अप्रोच है, जिसमें आप एक पूरी पॉलिटिकल सिस्टम को एक इंटिटी होल के रूप में देखते हैं, जैसे इकोसिस्टम होती है, और उसमें पब्लिक पॉलिसी उस सिस्टम का आउटपुट हो जाता है। इनपुट में जो है डिमांड एंड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन या कॉन्सेंट होती है, और आउटपुट जो है पब्लिक पॉलिसी एंड लॉ एंड अदर्स हो जाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको और भी बहुत सारे अप्रोचेज या मॉडल बताए हैं, जिसमें कि इलीट थ्योरी है, कि पब्लिक पॉलिसी इलीट्स के जो प्रेफरेंसेज या वैल्यू प्रेफरेंस होते हैं उसका एक प्रतिरूप हो जाता है, वही निकल के आती है। इंटरेस्ट ग्रुप थ्योरी है, कि जो ग्रुप्स हैं मल्टीपल, उसके एक तरह का इंटरेस्ट का वो कंपटीशन है, जो प्रिवेल करता है वही पॉलिसी बन जाती है। एंड इसके अलावा इंक्रीमेंटलिज्म है, रैशनल चॉइस थ्योरी, जो कि इकोनॉमिक्स से निकल के आती है, वो मैंने आपको बताया, इसको पब्लिक चॉइस थ्योरी भी बोलते हैं। गेम थ्योरी भी है, वो मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स जो हैं आपको हैं, 5-6 मॉडल आपको एक्सप्लेन कर देने हैं, दैट विल बी एनफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक और चीज समझिए, कि आपको क्वेश्चन जैसा मैंने यहाँ पे दिया है कि डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ये मैंने एक गेस किया है क्वेश्चन। ये इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी वही है जो पहला क्वेश्चन है, कि व्हाट आर द वेरियस मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। क्यों? क्योंकि आप कोई भी जब मॉडल लेते हैं तो आप यही एनालाइज करते हैं कि क्या क्या फैक्टर जो है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को अफेक्ट करते हैं। यदि आप इलीट के चश्मे से देखें, इलीट थ्योरी से, तो आप बोलेंगे कि जो उस कंट्री का इलीट होता है, उसके जो वैल्यू प्रेफरेंस है, उसका जो नॉर्मेटिव वैल्यू है, उससे अफेक्टेड हो जाता है पॉलिसी मेकिंग। यदि आप इंक्रीमेंटलिज्म के चश्मे से देखें तो आप बोलेंगे कि पब्लिक पॉलिसी जो है पास्ट पब्लिक पॉलिसी से अफेक्टेड होती है। एक बार कोई पॉलिसी बन गई तो उसका चेंज नहीं होता, वो चलता रहता है। जैसे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी देखिए, न्यूक्लियर पॉलिसी देखिए, या ट्रेड पॉलिसी देखिए, या फार्म पॉलिसी देखिए, एक बार जो ट्रैक पकड़ लेती है पॉलिसी, उसी पे चलती है। तो जो फैक्टर्स है, और फैक्टर बहुत सारे और होते हैं, जो लीडरशिप होती है उसका कैसा मिजाज है,
नेचर ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट स्ट्रांग है कि नहीं, क्या वो कोलिशन गवर्नमेंट है, ये भी अफेक्ट करती है। जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर जो है वो भी पब्लिक पॉलिसी को अफेक्ट करता है। इन जनरल जो पॉलिटिकल कल्चर कंट्री में होता है वो भी जो है वो अफेक्ट करता है पॉलिसी मेकिंग को। उस समय का क्या परिवेश है या जो इन्वायरमेंट है, जैसे अभी ग्लोबलाइज्ड एरा है, वहाँ काफी लिबरलाइजेशन हो रही है हर कंट्री में, वो भी अफेक्ट करता है पॉलिसी मेकिंग को। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मेनली यदि आप देखेंगे तो जो अप्रोचेज जो हैं और जो फैक्टर्स हैं वो एक जैसे हैं आंसर लिखने में, ये आप ध्यान दीजिए। देन 2017 में है पब्लिक पॉलिसी इज द लाइफ लाइन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस। ये मैंने अपने गाइड में बिल्कुल इसको डिस्कस किया है। मैंने कई बार इस वीडियो में भी आपको बताया है कि कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसेंशियल पार्ट है पॉलिसी मेकिंग का, क्योंकि वो हेल्प करता है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन तो पूरा ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही जिम्मा है। उसका इवैल्यूएशन भी इसेंशियली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ही करते हैं। उसके जितने ऑपरेशनल गाइडलाइन है, जो रूल रेगुलेशन है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का। पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्लान, प्रोग्राम, स्कीम, मिशन बनते हैं, उसको जो मैन किया जाता है, उसको एक्चुअली जो ग्राउंड में इंप्लीमेंट किया जाता है, उसकी बजट जो अरेंज की जाती है, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो एक्चुअली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ लाइन है पॉलिसी मेकिंग का, और पॉलिसी मेकिंग लाइफ लाइन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वाइस वर्सा। एक के बगैर दूसरा है ही नहीं। 2016 में है डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। इसमें पहला पार्ट क्या है, कॉन्सेप्ट की पॉलिसी है क्या। मैंने आपको बार बार बोला है कि पॉलिसी इज नथिंग बट द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग टू सॉल्व कॉमन सोसाइटल प्रॉब्लम। आपके सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है वो कॉमन प्रॉब्लम है, उसको हल करने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं पब्लिक डोमेन में, उसको पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। जैसे आप अपने प्राइवेट जीवन में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व करने के लिए डिसीजन लेते हैं, उसी तरह से जब पूरे सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत लोग मिलकर के एक कलेक्टिव डिसीजन लेते हैं, उसको पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल मास्टर्स के साथ मिलकर वो डिसीजन लेते हैं। तो मेरा गेस क्या है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी, ऐसा पूछा जा सकता है, या व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक पॉलिसी। ये पहला पार्ट है। दूसरा जो है डिस्कस द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। या तो ऐसा पूछा जा सकता है जो मैंने आपको डिस्कस किया, इसमें आपको बताना है कि क्या क्या फैक्टर है, 7 8 आप फैक्टर लिख सकते हैं। या दूसरा ऐसे पूछा तो व्हाट आर द रिलीवेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन द कंटेम्प्रेरी टाइम, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि उसमें आपको यह बताना है कि पॉलिसी मेकिंग कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अभी ग्लोबलाइज वर्ल्ड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को केवल जो है डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं बनानी पड़ती है, आपको यह भी बनाना पड़ता है कि हमको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का क्या पॉलिसी होगा, क्लाइमेट चेंज टॉक में क्या पॉलिसी होगी, हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी क्या होगी, डिफेंस पॉलिसी क्या होगी, हमारी फॉरेन रिलेशन पॉलिसी क्या होगी, हमारा इन जनरल जो है वर्ल्ड में हम कैसे अपने को प्रोजेक्ट करेंगे, इसके अलावा डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसी क्या होगी, एग्रीकल्चर में फार्म पॉलिसी क्या होगी, एनर्जी पॉलिसी क्या होगी, एनर्जी सिक्योरिटी। तो इतने डायमेंशन हो गए हैं पॉलिसी के, क्योंकि स्टेट का रोल बढ़ता जा रहा है। और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में बहुत सारे मल्टी स्टेक होल्डर आ गए हैं, डिसेंटर्ड हो गया है, नॉन स्टेट एक्टर आ गए हैं। इसके चलते जो है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस आ गए, इसके चलते पॉलिसी मेकिंग के जो टेंटिकल्स हैं, डायमेंशंस हैं या रोल है, बहुत विशाल हो गया है। यही इसका रिलेवेंस है, यही सिग्निफिकेंट है करंट वर्ल्ड में, ये आपको पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पब्लिक पॉलिसी थीम। अब फाइनल है मेजर अप्रोचेज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो है कई बार बहुत अजीब सा किया था। 2019 में केवल इस पे नोट्स हैं, इस पे कोई फुल क्वेश्चन नहीं था। आप देख सकते हैं गुड गवर्नेंस, एनपीएम, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, सब पे नोट पूछ दिया और इसको कवर कर दिया। 2018 में दो दो क्वेश्चन था, एग्जामिन द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ इज एनपीएम डिफरेंट फ्रॉम एनपीए, जो कि बहुत एक रन ऑफ द मिल क्वेश्चन, एनपीएम वर्सेज एनपीए मैंने बहुत जगह कवर किया है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी मैंने अपने गाइड में कवर किया है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिर 2017 में वही है, राइट एन एसे ऑन फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आसान है, नोट था गुड गवर्नेंस पे। मुझे क्या लगता है कि इससे एक क्वेश्चन केवल रहेगा, इस बार तो फुली क्वेश्चन रहेगा। इसमें हो सकता है कि इस बार गुड गवर्नेंस पे फुल क्वेश्चन पूछ दे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे मतलब ये गेस वैसा भी हो सकता है, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए इसके लिए भी कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पे फुल क्वेश्चन पूछ दें या एनपीएम वर्सेस एनपीए पे फुल क्वेश्चन पूछ दें। तो 3 टॉपिक आप तैयार कीजिए, लेकिन ज्यादा संभावना है गुड गवर्नेंस पे फुल क्वेश्चन की।
अब आइए फाइनल स्लाइड में एक बार फिर से देखें कि हमको तो 6 ही क्वेश्चन इस बार आने हैं, 8 क्वेश्चन है नहीं, तो किस टॉपिक से आने की संभावना है और कौन से टॉपिक छोड़ दिए जाएंगे। मेरा गेस क्या है कि आपको 2 क्वेश्चन जो है वो इंट्रोडक्टरी थीम जो है, मीनिंग, नेचर, स्कोप या डायमेंशन जो कह लीजिए, इवोल्यूशन एज ए डिसिप्लिन और प्राइवेट वर्सेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे 2 क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा बहुत ट्विस्टेड रहेंगे, लेकिन मैंने आपको बहुत चीज अभी भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यदि आप ठीक से समझे सारी चीजों को तो आराम से आप उसको अनट्विस्ट करके लिख सकते हैं जो लिखना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक से रहेंगे। 2 क्वेश्चन जो है, 3 थीम जो है थ्योरी के, क्लासिकल, नियो और कंटेम्प्रेरी, इससे आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक थीम को छोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि क्लासिकल पे आपको वेबर पूछ दे और नियो पे जो है साइमन पूछ दे और कंटेम्प्रेरी छोड़ दे, या कंटेम्प्रेरी से रिग्स पूछ दे और नियो से मायो पूछ दे और क्लासिकल छोड़ दे। तो इस टाइप से कॉम्बिनेशन करके वो आपको 3 में से 2 टॉपिक, आपको 2 क्वेश्चन बनाएंगे। ये एक क्वेश्चन, अब क्या हुआ, 2 और 2 4 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन बचे। एक क्वेश्चन फुल पब्लिक पॉलिसी से आने की पूरी संभावना है, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको शायद वो नहीं छोड़ेंगे। और एक क्वेश्चन जो है लास्ट टॉपिक से रहने की संभावना है, मेजर अप्रोचेस, जिसमें कि एनपीए, एनपीएम, एनपीएस, गुड गवर्नेंस, फेमिनिज्म आता है, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आता है। जैसा मैंने आपको बताया कि गुड गवर्नेंस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको अदर भी, एनपीए वर्सेस एनपीएम और फेमिनिस्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। एनपीएस से फुल क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। अगेन मेरी आपको सलाह होगी कि इसको देखते हुए एक्सटेंसिव स्ट्रेटजी अपनाइए, यानी कोई टॉपिक मत छोड़िए। आपको आएंगे तो इस तरह से, जैसा मैंने आपको बताया, लगभग इस टाइप से, लेकिन कोई टॉपिक छोड़िए मत, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन से टॉपिक से वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि 6 ही क्वेश्चन है। और जैसा मैं आपको बोलता हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, 6 से 7 बार जो है आप हर जो क्वेश्चन है उसको, जो गाइड में है उसको पढ़िए, और जो सैंपल पेपर भी मैंने दिया है उसको भी पढ़िए, उस पर डीप थॉट लाइए, वीडियो को आंख बंद करके देखिए और अपना ओन जो है कॉन्सेप्ट बनाइए, और उससे ही आपको मदद मिलेगी। जो मैं बोल रहा हूं उसको उस तरह से समझिए कि वो एक एक तरह का एक हिंट है, आप उससे आगे भी सोच सकते हैं उनके बारे में। और मैं बार बार कहता हूं कि जरूर आप गाइड का हेल्प लीजिए। मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, काफी मेहनत किया है, और वो एक पैशन मेरा था। मुझे लगा था कि आप लोगों को हेल्प होगी, बहुत लोगों ने किया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को अभी भी पता नहीं है। तो प्लीज इसको डाउनलोड कीजिए और भी लोगों को बताइए। कभी ये ना सोचिए कि मैंने डाउनलोड कर लिया तो मैं दूसरे को क्यों बताऊं। इसका कारण बहुत बहुत सारे हैं, बट सिंपल ये है कि विद्या जो है कभी भी जो है अपने पास रखने से नहीं होती है, और उससे आपके टीचर को भी हेल्प होगी, मेरे जैसे टीचर को, अनेकों को, कि वो इनकरेज होंगे और नॉलेज शेयर करने के लिए। इसलिए भी आप और लोगों से भी बताएं। सो ऑल दैट आई वांटेड टू से, गुड विशेस स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप मुझे मेल कर सकते हैं, काफी आपके मेल अब मुझे आ रहे हैं। मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है, कई बार टाइम कम होता है तो बहुत जवाब थोड़ा देर से दे पाता हूं, लेकिन और मैं फिर आऊंगा बहुत जल्द, बिफोर योर एग्जामिनेशन, इंटरनेशनल रिलेशन पे भी सेम तरह के लेकर के आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एग्जामिनेशन में। गुड विशेस, प्लीज शेयर योर क्वेश्चन पेपर थ्रू मेल। थैंक यू।